एक लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसे एक शांत नज़दीकी पल याद आता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर कुछ आवाज़ें सुनती है, उसे एहसास होता है कि कोई लड़की के साथ नज़दीकी पल बिता रहा है। वह दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि उसने ये पहले भी देखा है। क्या ये किसी मूवी में था या बस कोई सपना? जब कोई इंसान अपने पति-पत्नी को किसी और के साथ ऐसी हालत में देख लेता है, तो वापस पहले जैसा कुछ नहीं रह जाता। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर उसे पता चल जाता है कि अब चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं होंगी। दृश्य बदलता है और वह अचानक जाग जाती है। हाँफते हुए महसूस करती है कि ये वही सपना था जिसमें उसका पति किसी और औरत के साथ है। उसे एहसास होता है कि शायद वह थोड़ी देर सो गई थी। वह अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि ब्रेक टाइम लगभग खत्म हो चुका है। उठते हुए वह खुद को याद दिलाती है कि अब उसे वापस काम पर जाना है। तभी एक आवाज़ उसे पुकारती है, नाहसू। वह मुड़कर देखती है, उसका बॉस खड़ा है। नाहू आदर से उसे जवाब देती है। बॉस उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि हमें बात करनी है। अंदर जाते ही वह उसे पैसों का पैकेट देता है और याद दिलाता है कि उसने एडवांस सैलरी मांगी थी। वह पूछता है कि 1.5 मिलियन काफ़ी है या नहीं। फिर वह बड़बड़ाता है कि उसे जल्दी-जल्दी पैसे निकालने पड़े क्योंकि नाहू ने बोला था कि अकाउंट में डिपॉज़िट मत करना। नाराज़गी के बावजूद वह मानता है कि नाहू मेहनती है और वह ऐसा कर्मचारी नहीं खोना चाहता जो परिवार जैसा महसूस होता है। नाहेसू गहराई से झुककर शुक्रिया अदा करती है और पैसों को अपनी कोट में रख लेती है। बॉस पूछता है कि क्या अभी भी उसके आर्थिक हालात खराब हैं। नाहू सांस भरते हुए कहती है कि आजकल ऊंचे ब्याज दरों की वजह से कर्ज चुकाना आसान नहीं है। फिर वह उसके पति के बारे में पूछता है और कहता है कि सुना है उसे हाल ही में नौकरी मिली है। नाहू बताती है कि उसका पति अभी भी अप्रेंटिसशिप में है, इसलिए स्थिर कमाई मुश्किल है। लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि उसका पति मेहनत कर रहा है और हालात जल्दी ही सुधर जाएंगे। जैसे ही नाहू बाहर निकलती है, बॉस उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि वह कितनी मेहनत करती है, बिना आराम किए। वह धीरे से कहता है कि उसकी लगन देखकर मुझे भी और मेहनत करने का मन करता है। नाहिसू उसकी बात टालते हुए कहती है कि चलिए अब काम पर ध्यान देते हैं। काउंटर पर जब वे ग्राहक संभाल रहे होते हैं, एक वेटर आवाज़ लगाता है कि नाहसू 2 और पोर्क बेली ऐड कर दो। वह हामी भरते हुए कहती है कि अभी ले आती हूँ। खाना परोसते हुए एक युवा लड़की अपने पार्टनर से धीरे से पूछती है कि उसने सारा खाना उसे क्यों दे दिया, जबकि उसने खुद ज़्यादा नहीं खाया। युवक मुस्कुराते हुए कहता है कि वह अपना ख्याल रख रहा है और अच्छा खा रहा है। उसे खाते हुए देखकर ही उसे तृप्ति महसूस होती है। रोजोंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नाहू यह सब देखती है और सोचती है कि प्यार करने वाले कपल्स कितने खूबसूरत लगते हैं। चाहे वो पहला प्यार हो या तीसरा, उनके दिल एक जैसे चमकते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जवानी खुद में खूबसूरत होती है, एक समय जुनून भरे प्यार और टूटे दिल का। वह सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी नीरस जिंदगी अब अपने सुनहरे दौर से आगे निकल चुकी है? क्या उसने अपनी खूबसूरती खो दी है? तभी अचानक उसकी दोस्त हुआईजोंग जोर से चिल्लाती है, शिकायत करती है कि ग्राहक बार बार उसे आंटी बुला रहे हैं। हुजोंग को ये इस जमाने में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नाहू बेपरवाह होकर कहती है कि वह शादीशुदा है और घर संभालने वाली औरत है, तो ये बात ठीक है। हुआई जंग हार न मानते हुए नाहू का चेहरा पकड़कर कहती है कि वह सुंदर है, सबसे सुंदर 33 साल की औरत जिसे वह जानती है। वह कहती है कि भले ही नाहिसू रोज एक ही कपड़े पहनती है, फिर भी वह दिन की रोशनी में भी चमकती है। नाहू विनम्रता से तारीफ टालते हुए कहती है कि चापलूसी से कुछ नहीं बदलेगा। ख्वाइजोंग हंसते हुए कहती है कि वह बस इस बात से खुश है कि उसे इतनी खूबसूरत सहकर्मी के साथ काम करने का मौका मिलता है। नाहू हंसते हुए कहती है कि चलो शिफ्ट खत्म करें और घर चलें। घर लौटते समय नासू सीढ़ियां चढ़ती है, गहरे ख्यालों में डूबी हुई। उसने कभी विश्वास किया था कि उसका पति सोचता है कि वह तब उसे सुंदर कहता था। उस वक़्त वह बेफ़िक्र, हँसमुख और सबको आसानी से पसंद आने वाली थी। उस समय जवानी सचमुच चमकदार और खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब उसे अपनी खूबसूरती महसूस नहीं होती। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, वह अपने पति को शराब पीते हुए देखती है। वह उसकी तरफ देखे बिना कहता है कि तैयार हो जाओ और मेकअप कर लो, ये शिकायत करते हुए कि तुम हमेशा बिना मेकअप के घूमती रहती हो। वह बड़बड़ाता है कि इस वजह से उसका घर आने का मन ही नहीं करता। नाहू थोड़ी देर रुककर कहती है कि जब वह किराया ही मुश्किल से चुका पा रही है, तो मेकअप कैसे खरीदे। उसका पति मित्ज़रो झुंझलाकर कहता है कि 80,000 महीना कमाने वाले पार्ट टाइम वर्कर्स भी रोज मेकअप करते हैं। वह उसे आलसी और बहाने बनाने वाली कहता है। नाहू चुप रहती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि क्या उसे पता भी है कि आजकल कॉस्मेटिक्स कितने महंगे हो गए हैं। वह कांप जाती है इस ख्याल से कि खुद पर 1,000 भी खर्च करना पड़े। मिचेल नूडल्स चूसते हुए फिर कहता है कि उसे मेकअप करना चाहिए क्योंकि उसे यह पसंद है। उसे खाते हुए देख नाहू सोचती है कि क्या प्यार भी इंसानों की तरह बूढ़ा हो जाता है। उनका रिश्ता अब एक पुराने गीले बेसमेंट जैसा लगता है, एक ऐसा प्यार जो जवानी से भी जल्दी मुरझा गया। वह सोचती है कि क्या वक़्त ने उसकी खूबसूरती छीन ली है या फिर यह लगातार बढ़ते हुए आर्थिक बोझ का नतीजा है।
तभी मिचेल शिकायत करता है कि खाना भी अच्छा नहीं है। नाहू होंठ दबाकर सोचती है कि क्या वही है जो उसे कम सुंदर महसूस कराता है, या फिर वह इसलिए अपनी चमक खो चुकी है क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती है। दृश्य बदलता है। हवाई जंग उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। वह नाहू का ठसाठस भरा शेड्यूल गिनाती है। वीकेंड पर कसाई की दुकान में काम करना, वीकेंड पर ही मोटेल काउंटर संभालना और सुबह फूलों की दुकान खोलना। चौंक कर वह मजाक करती है कि ये तो हैरी पॉटर का टाइम टेबल जैसा है। नाहू सूखे अंदाज में जवाब देती है कि वह 48 घंटे वाले दिन नहीं जी रही। हवाई जंग अब भी यकीन नहीं कर पाती और पूछती है कि कोई इंसान इतना सब कैसे संभाल सकता है। नाहू उसकी फिक्र को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ और एप्रन पहन लो, हमें दुकान खोलनी है। ख्वाईजंग झुंझलाकर कहती है, नाहू हमेशा काम के बारे में ही सोचती रहती है। बात करते करते ख्वाईजंग अचानक पूछती है कि क्या नाहू एमबीटीआई पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में जानती है। नाहू सिर हिलाकर मना करती है। ख्वाईजंग चौंक जाती है। वह कहती है, मतलब तुम सच में नहीं जानती एमबीटीआई के बारे में? नाहू कंधे उचकाकर इनकार कर देती है। ख्वाईजंग हंसते हुए कहती है कि नाहू सच में काम के अलावा और कुछ नहीं करती। जवान होने के बाद से उसने कभी ब्रेक ही नहीं लिया, सिवाय उस वक्त के जब वह 24 साल की उम्र में फ्लू की वजह से ईआर में पहुंची थी। पहले कम उम्र में शादी संभालनी पड़ी बिना माँ बाप की मदद के। फिर वित्तीय बोझ आ गया। मिचेल माफी मांगता, उसे खुश करने की कोशिश करता, लेकिन कभी असर नहीं हुआ। एक दिन वह अपराधी सा चेहरा लेकर उसके पास आया। नाहू तुरंत पूछ बैठी कि इस बार कितना, उसने उसके नाम पर कितने पैसे उधार लिए। जवाब देने की बजाय उसने उसे गले लगा लिया और पूछा कि क्या वह उसे माफ कर सकती है। कर्ज का सामना करते वक्त नाहू को ज्यादा दुख या उदासी नहीं हुई। उसने बस स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो किसी दिन ये सब चुका पाएगी। लेकिन कभी कभी अचानक भावनाओं की लहर इतनी गहरी आ जाती कि बस रोने का मन करता, और फिर भी कर्ज बाकी रहता। उनका प्यार रोशनी से भी तेज बुझ गया। अचानक एक हैंडसम नौजवान रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। झोंक उत्साहित होकर उसे दिखाती है और कहती है, वो रोज वाला लड़का है। नासु हैरान होकर देखती है। हुजोंग समझाती है कि वह एक खूबसूरत लड़का है जो रोज गुलाब खरीदता है, और चूंकि उसका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए पार्ट टाइम वर्कर्स ने उसे यही नाम दे दिया। हवाई जोंग फटाफट उसका ऑनर्डर लेने दौड़ जाती है। नाहू उसे देखती है और सोचती है कि वह भी अभी तो जवान है। हुजोंग उस युवक से मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह फिर फूल लेने आया है। जैसे ही उसने अपना ऊंचा कॉलर झुकाया, हुजोंग की आंखें चमक उठीं। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वह नौजवान सीधा नाहेसू की ओर देखता है और कहता है कि वह ऑर्डर देना चाहता है। नाहू चौंक जाती है और राजंग भी उतनी ही हैरान। उसके दिमाग में अपनी सहकर्मी की बातें गूंजती हैं। वो हैंडसम लड़का जो रोज गुलाब खरीदता है। उसी पल साफ हो गया कि वह कोई आम ग्राहक नहीं है। उसमें कुछ अलग था, कुछ अजीब सा। उसकी निगाहें सीधे नाहेसू पर टिकी हुई थीं। नाहेसू ने धीरे से पूछा, क्या वही रोज वाला गुलाबों का बुके? नौजवान ने हामी भरी और कहा कि उसे अच्छा लगा कि उसने याद रखा। नाहेसू जब गुलाब निकाल रही थी, उसके मन में ख्याल आया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सबकी नजरों का केंद्र होते हैं, जैसे किसी नॉवेल या फिल्म के हीरो, और दूसरे जो बस कहानी के एक्स्ट्रा होते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। पास खड़े उस शख्स को देखकर उसने मान लिया कि वह पहले वाले ग्रुप का है, जबकि खुद को वह हमेशा दूसरे ग्रुप का हिस्सा समझती रही। जैसे ही उसने बुके उठाकर उसे थमाया, उसने मजाक में कहा कि वो फिर वही बुके लेने आया है, सोचते हुए कि वह हमेशा पहल करता है जो उसे खींच दिलाती है। शायद यही वजह थी कि यह आदमी जो अचानक उसकी जिंदगी में घुस आया था, उसके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया। उसके जाने के बाद प्रोजांग उत्साह से कहती है कि कितना अमेजिंग था यह, और पूछती है कि उसने नोटिस किया कि वह वहीं खड़ा था लेकिन सिर्फ नाहू से ही ऑर्डर करना चाहता था। नाहू कहती है कि उसे शक है कि वह आदमी उसके लिए ही आता है, क्योंकि वह सिर्फ वीकेंड की सुबह दिखाई देता है जब वह होती है, और उसने कभी बॉस से बात नहीं की। नाहू मानती है कि उसने आज पहली बार उसे सच में गौर से देखा है। यह सुनकर हुजंग हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि नाहू ने इतने महीनों से रोज आने वाले उस आदमी को कभी नोटिस ही नहीं किया। नाहसु थोड़ी उलझन में सोचती है कि शायद यह सच है, क्योंकि उसने अक्सर वही गुलाबों का बुके तैयार किया है। क्वांग शेड्यूल देखते हुए कहती है कि यह समझ में आता है, क्योंकि नाहू हमेशा इतनी बिजी रहती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि इतना हैंडसम आदमी कैसे अनदेखा रह सकता है। आखिरकार उसे आज भी वह नौजवान याद है जिसे उसने 10 साल पहले मेट्रो में देखा था। हंसते हुए वह कहती है कि शायद वह आदमी सचमुच नाहू में दिलचस्पी रखता है। नाहू कंधे उचकाकर कहती है कि बकवास मत करो और काम पर ध्यान दो। क्वांग जिद करके कहती है कि यह बकवास नहीं है। क्या नाहू ने नोटिस नहीं किया कि वह कैसे उसे देख रहा था? नाहू बेपरवाही से मजाक करती है कि शायद उस नौजवान ने कोई अजीब दवा खा ली थी जो उससे बड़ी औरत को पसंद करने लगा। वह तो कम से कम 10 साल छोटा दिखता है।
हुजोंग उसकी बात काटकर कहती है कि नासु कुछ नहीं जानती। अब तो बड़ी उम्र की औरतों को डेट करना ट्रेंड बन गया है, कौन जाने। शायद सच में उसे नाहु पसंद हो, क्योंकि वह वाकई बहुत सुंदर है। नाहसु चुपचाप मुस्कुराती है, गुलाबों को सूंघते हुए तंज कसती है कि अगर वह सुंदर मानी जाती है तो फिर सारी असली सुंदर औरतें तो मर चुकी होंगी। हुजांग बेपरवाह कहती है कि यह सच है और पूछती है कि क्या लोग अक्सर उससे यह नहीं कहते। नाहेसु को याद आता है कि हाल ही में किसी ने उससे यह कहा था, मगर उसे पता था कि यह सिर्फ एक थकी हुई औरत को तसल्ली देने के लिए कही गई झूठी तारीफ थी। उसे यह तारीफ अजीब लगी थी, ना तो खुशी दी बल्कि हल्की हंसी आई, क्योंकि जिस आदमी से उसे घर में प्यार नहीं मिलता, वही तारीफ बाहर से सुनने को मिलती है। जब हुजांग मजाक करते हुए कहती है कि शायद वे दोनों एक अच्छा जोड़ा बन सकते हैं, नाहु तुरंत कहती है कि उसके पास पहले से ही एक आदमी है। यह सुनकर हुजांग हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या यह सच है। नाहु सिर हिलाकर हामी भरती है। हवाई जंग अब भी यकीन नहीं कर पाती और कहती है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह नाहु को डांटते हुए कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, और पूछती है कि उसका पति कैसा इंसान है। दृश्य बदलता है। नाहु का पति मिचुल घर में घुसते ही बड़बड़ाता है कि कितना थक गया है और पानी मांगता है। वह झुंझलाकर पूछता है कि सादा पानी के अलावा कुछ और है क्या। नाहु बताती है कि जौ की चाय है, लेकिन वह अभी ठंडी नहीं हुई। वह उससे कहता है कि उसे को मिचुल कहता है कि उसमें थोड़ा आइस डाल दो, क्योंकि वह शॉवर लेने जा रहा है। नहाकर जब वह लौटता है तो नाहेसु के बगल में लेट जाता है। गला साफ करते हुए झिझक से उसका हाथ उसकी ओर बढ़ता है। उसे अजीब लगता है कि बिना वर्कआउट किए भी उसका शरीर पहले जैसा ही बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही उसके एक दोस्त ने शेखरी मारी थी कि वह एक जवान लड़की को डेट कर रहा है, पर उसका फिगर नाहेसु जितना अच्छा नहीं है। मिचुल ने उस वक्त बात को टाल दिया था, सोचते हुए कि शायद नाहेसु हमेशा ढीले कपड़े पहनती है, इसलिए ऐसा लगता है। अब वह उसके शरीर को देखते हुए सोचता है कि उसका स्पर्श कितना अच्छा लगता है। हालांकि काफी समय हो गया है जब उन्होंने एक दूसरे को चाहा हो। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि नाहू उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही। वह पूछता है कि क्या वह सो रही है। नाहू आंखें खोलकर कहती है कि नहीं। झुंझलाकर वह कहता है कि वह जवाब क्यों नहीं देती, क्या वह कोई लकड़ी की गुड़िया है। वह बड़बड़ाता है कि सब कुछ मजेदार होना चाहिए और उससे उम्मीद करता है कि वह भी साथ दे। नाहू धीमे स्वर में कहती है कि वह बस थोड़ी थकी हुई है। यह सुनकर वह झल्ला जाता है और कहता है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ वही काम करती है। वह उसे याद दिलाता है कि वह भी कई पार्ट टाइम जॉब्स करता है। आखिरकार वह आह भरकर कहता है कि रहने दो, और मुंह फेर कर बड़बड़ाता है कि उसे ऐसी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। नाहू धीरे धीरे नींद में डूब जाती है। अगला दिन शुरू होता है। उसका वीकेंड सुबह 6 बजे से शुरू होता है। फूलों की दुकान 8 बजे खुलती है, लेकिन उसे जल्दी उठकर मिचेल के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है। दरवाज़ा चुपचाप बंद करना होता है और खाना बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि आवाज़ से मिचेल की नींद न टूटे, क्योंकि मिचेल दोबारा गर्म किया हुआ खाना पसंद नहीं करता और ताज़ा सूप के बिना नाश्ता करने से मना कर देता है। इसलिए नाहू हर सुबह उसके लिए नया सूप बनाती है, चाहे कितना ही साधारण क्यों न हो। और नतीजा यह होता है कि जो नाश्ता तैयार करती है, वही अक्सर बिना खाए घर से निकलती है, सिर्फ समय पर काम पर पहुंचने के लिए। नाहू लंबी सांस लेती है और सोचती है कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। दुकान पहुंचकर जम्हाई रोकते हुए वह सोचती है कि उसे बस लंच तक किसी तरह सहना है, क्योंकि भूख पहले ही सताने लगी है। तभी एक ग्राहक अंदर आता है। वह मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वह फूल लेने आया है। नौजवान सिर हिलाकर हाँ करता है। नाहू पहचान जाती है, ये वही रोज वाला लड़का है। वह पूछती है कि क्या फिर से वही रोज बुके चाहिए, करीब 10 गुलाब वाला। आदमी विनम्रता से हामी भरता है। इस बार नाहू गौर से उसे देखती है। उसका चेहरा जितना आकर्षक है, उसकी आवाज भी उतनी ही मोहक है। धीमी गहरी आवाज में वह हाँ कहता है। नाहू के कानों को यह अजीब सी गुदगुदी दे जाती है। वह रसीद थमाते हुए बताती है कि कुछ पुराने ऑर्डर पेंडिंग है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। वह उसे बैठकर इंतजार करने का निमंत्रण देती है। युवक पास ही ठहर जाता है और हल्के से रसीद के किनारे को छूता है। नाहू चौंक जाती है, सोचती है कि क्या उसने अभी कुछ सुना। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पेट गुड़गुड़ा रहा है और वह शर्म से लाल हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि कहीं उसने यह नोटिस तो नहीं कर लिया। उसी वक़्त हुजोंग की नज़र उस युवक पर पड़ती है और वह तुरंत पहचान जाती है। ये रोज वाला लड़का है। जिज्ञासा से वह सोचती है कि क्या वह सामने खड़ी औरत को जानता है। वह कॉफ़ी उठाता है और उसके चलने का अंदाज देखकर हुजोंग मन ही मन कहती है कि उसका वॉक भी किसी मॉडल जैसा है, और सोचती है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। वह हल्की हंसी हंसती है और सोचती है कि आखिर किसके बेटे ने इतना शानदार आदमी पैदा किया। जैसे ही नाहेसु बुके तैयार करती है, वह आवाज़ लगाती है कि उसका ऑन ऑर्डर तैयार है। युवक उसे लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी नाहू का ध्यान एक सैंडविच बॉक्स पर जाता है जो उसने पीछे छोड़ दिया था।
नाहू दौड़ते हुए बाहर जाती है और पुकारती है कि उसने अपना सैंडविच भूल गया। युवक मुड़कर कहता है कि वह तो गिफ्ट है और उससे विनती करता है कि वह इसे स्वीकार कर ले। नाहू हिचकिचाकर कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं ले सकती। युवक पूछता है कि क्यों? क्या इसलिए कि उसके पास इसके साथ पीने के लिए कुछ नहीं है? वह अपना कॉफी कप उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ यही है, लेकिन यह उसे जहर नहीं लगा। नाहू उलझन में पड़ जाती है। युवक फिर से गुजारिश करता है कि कृपया इसे स्वीकार कर लो। अंदर लौटने पर होजोंग मुस्कुराकर उसे ढांढस बंधाती है। "हैगी कि दिए का।" वो कह रही थी कि आदमी को साफ-साफ उससे पसंद है। उसने जानबूझकर सैंडविच उसके लिए छोड़ा। नाहिसू हैरान थी कि उसने कॉफ़ी भी छोड़ दी। वो कहती है कि अगर ये दिलचस्पी की निशानी नहीं है तो और क्या है? नाहू थोड़ा हक्का-बक्का रह गई। सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी दयनीय दिखती है? जब उसने खिड़की में अपना चेहरा देखा तो उसे बिना मेकअप के थकी हुई और शरीर पर लाल चकत्तों से भरी औरत नजर आई। उस आदमी का बर्ताव उसे दिलचस्पी से ज्यादा दया और खैरात जैसा लगा। उसे लगा कि शायद उसका पेट इतनी जोर से गरजा कि अगर वो उसकी जगह होता तो गुजरना मुश्किल होता। लेकिन फिर वो सोचती है कि क्या ये वाकई दिलचस्पी की निशानी हो सकती है? वो सोचती है कि उसे तुरंत ही लाइन खींच देनी चाहिए, मगर उसे लगता है कि चूंकि वो बस ऐसी बातें सोच रही है जो शायद कभी होंगी ही नहीं, तो उसका काम थोड़ा आसान हो गया है। हुआईजोंग तो पूछती है कि अब वो क्या करने वाली है, याद दिलाती है कि नाहू ने कहा था उसका बॉयफ्रेंड है। हंसते हुए वो चिढ़ाती है कि क्या नाहू गुलाब ठुकरा देगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस नए चाहने वाले के पास चली जाएगी। नाहू थोड़ी देर रुककर साफ करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका पति है। गुजोंग हैरान हो जाती है और कहती है कि जब नाहू ने कहा था कि उसके पास कोई आदमी है तो असल में उसका मतलब पति था, न कि बॉयफ्रेंड। माफी मांगते हुए वो मानती है कि उसे पता नहीं था कि नाहू शादीशुदा है। नाहू को याद आता है कि उसका पति हमेशा कहता था कि उन्हें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने बहुत पहले से कर्ज बांट लिया था और सिर्फ घर पर ही उसे पति बुलाना चाहिए। उसे लगता है कि क्यों वो हमेशा उनकी बातें सबको बताती है, जबकि इसमें कोई गर्व की बात नहीं कि तलाक के बाद भी साथ रहना पड़ रहा है। परेशान होकर वो सोचती है कि ये चिढ़ाने वाली बात है, लेकिन वो हुआ जांग से पक्का करती है कि हाँ, वही उसका पति है और अब इस बात को खत्म कर दो। इस पर हुआ जांग फिर से माफी मांगती है। फिर सीन बदलकर मिचेल की तरफ जाता है जब एक लड़की उसे कॉफी का कप देती है और कहती है कि काम करते वक्त थोड़ा पी ले। मिचेल उसे देखकर हंस पड़ता है और सोचता है कि ये सब सच में हो रहा है क्या। जब मिचेल और बाकी कर्मचारी सिगरेट पी रहे होते हैं, वो आर्य की बातें करते हैं कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। कोई पूछता है कि क्या उसने सच में कहा कि वो 25 साल की है। सब कहते हैं कि 20 का दशक बड़ा शानदार होता है। कोई और बोलता है कि उस उम्र में त्वचा कितनी मुलायम और तनी हुई होती है। मिचेल को उनकी बातें मज़ेदार लगती हैं और वो मानता है कि बूढ़े लोग अलग अंदाज में सोचते हैं, लेकिन ये भी मानता है कि आर्य में बहुत आकर्षण है और जवान होना अच्छी बात है। एक और कर्मचारी कहता है कि आर्य नए लड़के मिचेल में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। सब कहते हैं कि उसकी नज़रें बिल्कुल बदल जाती हैं जब वो मिचेल को देखती है और याद करते हैं कि जब उन्होंने उसे किसी और से मिलाने की कोशिश की थी तो उसने साफ मना कर दिया था कि उसे दिलचस्पी नहीं है। फिर एक और कहता है कि मिचेल अच्छा दिखता है और शायद 33 साल का होगा, जो एकदम सही उम्र है किसी से मिलने की, खासकर जब वो सिंगल है। जैसे ही हिजी और उसकी दोस्त गली के पास से गुजरती है, मिचेल मानता है कि हाँ, वो सच में सिंगल है। बाकी लोग उसे उकसाते हैं कि कोशिश करे, क्योंकि हिजी काफी खूबसूरत है। मिचेल सोचता है और पूछता है कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए। सीन बदलकर घर पर आता है जहाँ मिंगचेल टीवी देख रहा है। नाहसू पूछती है कि काम कैसा चल रहा है। मिंगचेल जवाब देता है कि उसे पूछने में इतनी देर लगी और ताना मारता है कि क्या अचानक वो अपने पति की फिक्र करने लगी। वो कहता है कि हर काम मुश्किल होता है और पूछने का क्या फायदा जब वो आराम कर रहा है और नाहू उसे तंग कर रही है। नाहू कहती है कि वो तंग नहीं कर रही, बस ये समझा रही है कि जैसे ही उसे तनख्वाह मिलेगी वो जल्दी कर्ज चुका देंगे और फिर दोबारा शादी करेंगे। मिचो हंसकर कहता है कि वो हमेशा बस दोबारा शादी की बातें करती है और क्या उसे सच में लगता है कि जब कर्ज चुक जाएगा तो वो ऐसा करेगा। वो पूछता है कि वो उसके बिना कैसे जिएगी और चेतावनी देता है कि औरत जब ज़्यादा तंग करती है तो आदमी भाग ही जाता है। फिर वो कहता है कि उसे कुछ खर्च के पैसे चाहिए और नाहू के पास आकर पीछे से उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे नया परफ्यूम खरीदना है। नाहू शक से पूछती है कि क्यों, जबकि वो तो कभी परफ्यूम लगाता ही नहीं। मिंग समझाता है कि अब जब वो काम पे जा रहा है तो देखता है कि बहुत से अच्छे खासे सजे धजे लोग, यहाँ तक कि बड़े उम्र वाले भी, परफ्यूम लगाते हैं। वो कहता है कि अकेला वही दफ्तर में बूढ़े आदमी जैसा बदबूदार नहीं लग सकता। नाहू पूछती है कि कितना पैसा चाहिए। मिंग बताता है कि लगभग 2 लाख वॉन। वो जिद करता है कि उसकी उम्र में तो कम से कम डिपार्टमेंट स्टोर का ब्रांड लेना चाहिए। कहता है कि वो बच्चों वाला सस्ता परफ्यूम नहीं खरीदेगा। कंधे उचकाते हुए कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती तो रहने दो। नाहसू सोचती है कि इस महीने उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि मिचू को नौकरी मिली। उन्होंने नया सूट और जूते पर बहुत पैसे खर्च कर दिए और ये भी सच है कि जब कोई काम शुरू करता है तो कुछ वक्त तक खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है। चाहे जितना भी बचत करो फिर भी घाटे में रहते हैं। वो सोचती है कि शायद उसे और काम करना पड़ेगा। वो मानती है कि वो पहले ही वीकेंड पर दोपहर से शाम तक मोटल में काम करती है।
अगर उसके बाद रात की शिफ्ट कन्वीनियंस स्टोर पे ले ले तो उनके टाइम आपस में नहीं टकराएंगे। उसे बस नींद कम करनी होगी। ये सोचते हुए वो अपना वेतन लिफाफा निकालती है। उसे याद आता है कि मिचेल ने कहा था परफ्यूम लगभग 2 लाख वॉन का आता है। वो एक नोट लिखती है कि बाद में अलग रखे पैसे से परफ्यूम खरीद लेगी। नाहसू को लगता है जैसे उसके पास कोई पहेली सुलझाने के लिए 24 घंटे मिले हों। वो अपने दिन को हिस्सों में बांटती है, बाकी समय काम से भर देती है, सब अपने सुखी परिवार, अपने सुखी घर के लिए। सीन बदलकर दोस्तों के पास आता है जो एक दूसरे से पूछते हैं कि आज डिनर का सुझाव क्यों दिया। वो मजाक करते हैं कि चमत्कार होते रहते हैं क्योंकि उसने पहली बार डिनर के लिए ऑफर किया। उसे गुलाब वाला लड़का बम कहते हैं। उसका दोस्त डोंगवोक पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है क्योंकि उसे शोरगुल वाली जगह पसंद नहीं। व्यायाम कहता है कि साथ बैठना अच्छा लगता है। वो पूछता है कि किसे बुलाएं और वे कहता है कि वो अपने जानने वालों को बुला लेगा। जब डोंगबुक पूछता है कि और कोई, बम हाँ करता है। डोंगबुक कहता है कि अगर वो कहे कि डिनर पे चलो तो बहुत सी लड़कियां दौड़ी चली आएंगी। उसे अजीब लगता है कि जो आदमी सस्ती रेस्टोरेंट में जाने से मना करता है वही अब ये कर रहा है। डोंगबुक कहता है कि उसने अपने 2 दोस्तों को बुला लिया है और पूछता है कि क्या वो चलने को तैयार है। बे जवाब देता है कि उसने पहले ही किसी को बुला लिया है। जब वो जाने की तैयारी करते हैं तो डोंगवोक नोटिस करता है कि वो आजकल काफी तेजी से फैसले ले रहा है और खलुश भी दिखता है। सीन बदलकर रेस्टोरेंट में आता है जहां कोई 2 बियर मंगाता है और कहता है कि मर्द हरकत पे पागल हो जाते हैं, कितने आसान होते हैं। वो कहता है कि अगर पत्नी समझदार और स्नेही हो तो वो स्वाभाविक रूप से पैसा भी कमाएगी और परिवार के लिए कुर्बानी भी देगी। अनु को मिचो की बातें याद आती हैं कि मर्दों को बस रोमांच और मजा चाहिए, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए स्नेही नहीं होते। वो सोचती है कि क्या ये कहना भी मुमकिन है कि मर्द वक़्त के साथ साथ उदासीन नहीं हो जाते। कभी तो वो बहुत स्नेही थे, वो भी पहले ऐसी ही थी। वो सवाल करती है कि क्या वो काफी समझदार या स्नेही नहीं थी। शक करने लगती है कि क्या उसने ही उनका रिश्ता बिगाड़ा। तभी एक आवाज नासु को पुकारती है और कहती है कि ग्राहक आया है। जैसे ही वो मुड़कर उनका स्वागत करती है और पूछती है कि कितने लोग हैं, उसे सामने बे दिखाई देता है। पहचानते ही उसे एहसास होता है कि वही गुलाब वाला लड़का है। जैसे ही बांते अपने दोस्तों के साथ गुजरता है, वेट्रेस 4 लोगों की टेबल बुलाती है। लड़की कहती है कि हाँ, वो 4 लोगों का ग्रुप है। नाहू माफी मांगती है और समझाती है कि वो थोड़ी गुमसुम थी। फिर वो उन्हें बैठने के लिए स्वागत करती है। वो खाना तैयार करती है, अपने दोस्त की बात याद करते हुए कि गुलाब वाला लड़का उसे पसंद करता है, ये बताते हुए कि शायद वो उसमें दिलचस्पी रखता है। वो सोचती है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और उससे भी ज्यादा उसने कभी ऐसी तवज्जो चाही भी नहीं। हालांकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नौजवान ने वो बातचीत सुन ली। फिर भी किसी वजह से उसके लिए उस पर नजर डालना मुश्किल लगता है। वो सोचती है कि उसके बगल में बैठी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। उसे लगता है कि शायद वो गुलदस्ता भी उसी के लिए था। छोटे लोगों के साथ काम करते हुए उसे कभी पता नहीं चलता कि वो क्या बातें करेंगे और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी लड़की बाय को पुकारती है और पूछती है कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि काफी देर से घूर रहा है। डोंगवुक उसे हिजी कहकर बुलाता है और कहता है कि ये तो जैसे एक बीमारी है। बाउम को उसमें जरा भी दिलचस्पी है और इसी वजह से वो हमेशा ऐसा करता है, चाहे इधर उधर देखे या बस ऐसे ही ध्यान लगाए। वो पूछता है कि बाउमटी क्यों लोगों के चेहरे पर ही घूरता रहता है। हिजी उसे चुप कराती है और कहती है कि ये कोई डिस नहीं है। वो डोंग वुक को कोसती है जब वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वो सच में लोगों को ऐसे डराती है। उनका दोस्त माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बुमोंटे उसका पैर दबा देता है और याद दिलाता है कि डोंगवुक मांस जला रहा है। डोंगवुक मानता है, कहता है सब ठीक रहेगा और उसे बस खाने को कहता है। हिजी फिर बम्बई को पुकारती है और पूछती है कि वो औरत को क्यों घूरता रहता है और क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। बम्बई मुस्कुराकर मान लेता है कि साफ है कि वो जानते हैं। हिजी हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसे थोड़ा अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं था कि वो सच में उसे जानता है। दृश्य नाहू के घर बदलता है जहां वो घर का काम कर रही है और उसे एक कपड़ा दिखता है, मिचुल की फटी हुई टी शर्ट। वो सोचती है कि उसे गुस्सा आएगा और मानती है कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब उसने ये खरीदी थी, इसलिए इसे फेंकना अफसोस की बात होगी। वो सोचती है कि इसे सिल ही ले। जब मिचुल लेटा हुआ है तो पूछता है कि नाहुसू आराम करने की बजाय क्या कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो सिलाई कर रही है। मिचुल जिज्ञासा से पूछता है कि वो क्या सी रही है और कपड़ा ले लेता है, उसे बेकार कहकर। वो पूछता है कि क्या वो सच में अभी उससे कपड़े खरीदने को कह रही है। अगर ऐसा है तो वो भूल जाए। नाहू पूछती है कि वो इसे क्यों फेंक दे, ये अब भी पहना जा सकता है, लेकिन मिचुल जिद करता है कि आदमियों को ऐसा दयनीय व्यवहार पसंद नहीं। उसे घिसा हुआ अंडरवियर पसंद नहीं और ढीला पड़ा हुआ उससे भी ज्यादा नफरत है। कहता है कि ये उसे बूढ़ा आदमी महसूस कराता है। नाहू सोचती है और मानती है कि सब कुछ उसे उसी की याद दिलाता है। उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या बातें की थीं, लेकिन पूरी बातचीत गलतफहमी थी। वो सोचती है कि क्यों वो इतनी शर्मनाक और अपमानजनक यादें बार बार याद करती है जबकि वो उन्हें भूलने की पूरी कोशिश करती है।
नाहू मिचुल से कपड़ा वापस मांगती है, जिस पर वो आह भरता है और कहता है कि वो कुछ भी कहे हमेशा उदास ही लगता है। वो उसे खींचकर उठाता है और कहता है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई मूड नहीं और औरत होने की कोई समझ नहीं। फिर भी इन सब के बावजूद वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है। कहता है कि वही उसके लिए अकेला है, जिस पर नाहू चुपचाप हामी भर देती है। सर्दियों में ठंडी हवा उनके सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट की दीवारों को चीर कर उनकी त्वचा को चुभती है। तंग और जर्जर घर में कैद होकर ए घर में उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण मगर बदकिस्मती से भरी रहती है। हो सकता है उसे इस तरह जीना नापसंद हो, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ उसके लिए सह लेती है। अगले दिन जब नाहू खाना बांध रही होती है, मौसम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोपहर में बारिश हो सकती है और देर रात तक जारी रहेगी। नाहू सोचती है कि शायद शाम तक बारिश रहेगी और छाता ले जाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि कौन सा अभी सही सलामत है। नतीजे में उसे लगता है कि एक ठीक है और दूसरा फटा हुआ। चूंकि घिसा हुआ वाला अभी भी चलता है, इसलिए वो उसे थोड़ी देर और इस्तेमाल करने का सोचती है और अच्छा वाला मिचेल को देने का। दृश्य ऑफिस में बदलता है, जहां मिचेल आरी को बुलाकर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो जवाब देती है कि वो ऑफिस की कॉफी लेने जा रही है। जैसे ही वो मिचेल के पास से गुजरती है, वो पूछता है कि क्या इंस्टेंट कॉफी खत्म हो गई है, जिस पर आरी पूछती है कि नया पैक कहाँ है। मिचेल कहता है कि उसने एक बार वहीं देखा था। जैसे ही आरी उसे लेने की कोशिश करती है, अचानक चीख पड़ती है और मिचेल के पास कूद जाती है। हैरान मिचेल पूछता है कि क्या हुआ। आरी घबराकर बताती है, वहां कीड़े हैं। मिचेल राहत की सांस लेकर मजाक करता है कि उसे लगा उसने कुछ गलत कर दिया है और पूछता है कि क्या वो सच में कीड़ों से इतनी डरती है। आरी बताती है कि वो सिर्फ डरती ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरती है। मिचेल से चिपकते हुए उसका यह रूप उसे प्यारा लगता है और वो कहता है कि वो कीड़े को पकड़ लेगा। पूछता है कि कहाँ है, लेकिन जब वो इधर-उधर देखता है तो कुछ नहीं मिलता। जबकि आरी जिद करती है कि वो सच में था। मिचुल सोचता है कि नाहसू कभी कीड़ों से नहीं डरी, जिससे आरी जैसी लड़की उसे ताजगी भरी लगती है। लगभग ऐसा लगता है जैसे काम पर आना कुछ मायने रखता है। दृश्य दुकान में बदलता है, जहां नाहसू कहती है कि आज कोई लेट आया है। नाहू पूछती है कौन, और उसकी दोस्त बताती है कि गुलाब वाला लड़का। ये जोड़ते हुए कि इस मुश्किल पार्ट टाइम जॉब में कम से कम उसका हैंडसम चेहरा देखना कुछ राहत देता है। उसे देखते ही नाहसू उसकी आमद की घोषणा करती है। नाहेसू असहज होकर जल्दी से पीछे फूल संभालने चली जाती है, जिस पर उसकी दोस्त पूछती है कि वो अचानक क्यों जा रही है। जैसे ही बायोन अंदर आता है, वो नाहेसू को निकलते देखता है और काउंटर की ओर बढ़ता है। नाहू पूछती है कि क्या कोई खास फूल चाहिए, जिस पर बायोन जवाब देता है कि वही रोज का गुलाबों का गुलदस्ता चाहिए। नाहू सोचती है कि उसने इधर उधर देखे बिना ही कैसे तय कर लिया। बाद में सुबह होते ही बारिश जोरों से बरसने लगती है। नाहू सोचती है कि अच्छा हुआ आज उसका उससे सामना नहीं हुआ, लेकिन समझती है कि वो हमेशा उसे टाल नहीं सकती। शर्मनाक पल कुछ ही दिनों में मिट जाते हैं। वो भारी बारिश के पूर्वानुमान पर सोचती है, नोट करती है कि सचमुच मूसलाधार हो रही है और उम्मीद करती है कि मिचेल अपना छाता याद रखेगा। जैसे ही वो अपना खोलती है, वो चरमराकर टूट जाता है। उसे याद आता है कि सुबह ठीक लग रहा था, लेकिन अब पूरी तरह टूट चुका है। हालांकि कन्वीनियंस स्टोर ज्यादा दूर नहीं है, मगर इतना पास भी नहीं कि बारिश में दौड़ सके। चूंकि बारिश रात तक रहने वाली है, वो यहाँ हमेशा इंतजार नहीं कर सकती। गरीबी चुपचाप लोगों को परिभाषित कर देती है। यहाँ तक कि सस्ता छाता भी उसे इस हाल से बचा सकता था, अगर उसने पहले ही नया खरीद लिया होता। वो सोचती है कि अब क्या करे। जानती है कि अगर मिचेल को फोन किया तो शायद उसे बुरा लगेगा, खासकर क्योंकि वो नई नौकरी में ढलने से पहले ही थका हुआ है। वो कुछ देर और इंतजार करने का सोचती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक छाता आ जाता है। वो भोंटे है। वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन नाहेसू कहती है कि वो ठीक रहेगी और बताती है कि उसका घर थोड़ा दूर है, इसलिए वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बियामोंटे वहीं रुकता है और कहता है कि बारिश तो सुबह तक रहने वाली है, तो क्यों ना छाता शेयर कर लें। ये सुनकर नाहेसू को लगता है जैसे आसमान ही उसका मजाक उड़ा रहा हो कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। पूरी स्थिति उसे लगभग मजबूर कर देती है कि वो इस आदमी से बच नहीं सकती। उसे यकीन था कि उसने सिर्फ नेकदिली से अच्छा ऑफर दिया है। अगर वो और इनकार करती तो ये अजीब लगता, क्योंकि हालात पहले से ही थोड़े अटपटे थे। नाहू ने उसका शुक्रिया किया, सोचते हुए कि क्यों न छाता शेयर कर ही लिया जाए। बारिश में चलते हुए नाहू को एहसास हुआ कि वो दोनों घर की तरफ ही जा रहे हैं। उसकी उम्मीदों के उलट उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन तेज बारिश की वजह से एक ही छाते को बांटना उतना अजीब नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। वो अपनी लंबाई के हिसाब से असामान्य रूप से धीरे चल रहा था, यहाँ तक कि मिचेल भी, जो लंबा था, उनके साथ चलते हुए हमेशा पीछे रह जाता था। शायद ये आदत उसके अंदर पहले से ही बैठ गई थी, जब वो किसी और का ख्याल रखता था। नाहू ने आखिरकार कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आएगा और पूछा कि अगर उसे पता चला कि उसने किसी अजनबी के साथ छाता शेयर किया तो क्या होगा। भोंटे ने सीधा पूछा कि किसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नाहू ने पूछा कि क्या वो वही औरत नहीं थी जिसे उसने बारबेक्यू रेस्तरां में उसके साथ देखा था। उसने साफ किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक दोस्त है, जिससे नाहू सोच में पड़ गई कि क्या सचमुच ऐसा ही है। वो नाहू के करीब आया और जिद की कि ये सच है और उससे कहा कि उस पर यकीन करे।
हैरान नाहू ने जवाब दिया कि वो करती है। हालांकि ये शब्द उसके लिए अजीब लगे, जैसे वो हालात को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। तभी पीछे से एक कार तेजी से गुजरी और बाय ने जल्दी से नाहू को खींच लिया ताकि छींटे से बचा सके। माफी मांगते हुए उसने कहा कि गाड़ी बहुत तेज आ गई थी और उसे डर था कि वो चोटिल न हो जाए। नाहू ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन उसके मन में यह ख्याल रहा कि वो स्थिति कितनी डरावनी थी। बेचैनी महसूस करते हुए उसने कहा कि वो लंबा है और नोट किया कि उसने उसे पूरी तरह से छींटों से बचा लिया। उसने बस हामी भरी और नाहू ये सोचने से नहीं रुक पाई कि ये उसकी कल्पना से ज्यादा था। कोई अजनबी किसी के लिए इतना क्यों करेगा? अब जब उसने देखा कि उसका कोट पूरी तरह भीग चुका था जबकि उसके कपड़े मुश्किल से गीले थे, वो सोचने लगी कि क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या वो उसमें दिलचस्पी रखता है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ही सीमा खींच लेनी चाहिए। नाहू ने पूछा कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है, जिस पर उसने मुस्कुराकर माना कि उसने पकड़ लिया और कहा कि उसके इरादे हैं। नाहू उसकी बात से सहम गई और उसने साफ किया कि वो बस उसे जानना चाहता है। नाहू ने उसे नजरअंदाज किया जबकि बुमोटे ने पूछा क्यों नहीं। उसने कहा कि वो जवान है और औरतों में लोकप्रिय लगता है, तो वो किसी बड़ी उम्र की औरत को क्यों डेट करना चाहता है। इसके जवाब में उसने पूछा कि जवान और लोकप्रिय होना क्यों उसे किसी बड़ी उम्र वाले के साथ घुलने मिलने से रोकना चाहिए। नाहू ने सख्ती से कहा कि ये मुमकिन नहीं और उससे रुकने को कहा क्योंकि वो पहुंच चुके थे। दरवाजे पर खड़े होकर नाहू ने उसका आज के दिन के लिए शुक्रिया किया, जिस पर उसने पूछा कि क्या अब भी वो अजनबी ही रहेंगे। नाहू ने हामी भरी कि हाँ, रहना चाहिए। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि उसने साफ साफ सुन लिया है और फिर चला गया। उसे जाते हुए देख नाहू ने सोचा कि वो और जिद करेगा, लेकिन उसने उसकी बात उम्मीद से ज्यादा आसानी से मान ली। उसके यूं चुपचाप और ठोस अंदाज में जाते हुए देखना अजीब तरह से गहरा और असरदार लगा। सीढ़ियां उतरते हुए नाहिसू सोच रही थी कि आखिर वो उस जैसी औरत में दिलचस्पी कैसे लेने लगा। शायद इसलिए कि वो अभी जवान था और कभी कभी ये बस जिज्ञासा भर होती है। घर पहुंचकर उसे पता चला कि मिचेल अपना छाता साथ नहीं ले गया था। उसे दुकान पर कही बात याद आई कि किसी को कंपनी के सामने से उठाना पड़ेगा और शायद मिचुल इसकी कद्र करेगा। दृश्य बदलता है जहां नाहू छाता लेकर मिचुल के ऑफिस पहुंचती है। बाहर खड़ी होकर वो उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता था कि गिर पड़ा था और उसने अभी तक वो मैसेज भी नहीं देखा था जो उसने उसे लेने आने के लिए भेजा था। शायद इसलिए क्योंकि उसका फोन बैटरी खत्म हो गई थी। उसे अफसोस हुआ कि बिना कंफर्म किए और बिना कोई प्लान बनाए वो इतनी दूर आ गई और उसने घर वापस जाने का सोचा। तभी उसने मिचेल को एक और लड़की के साथ छतरी शेयर करते हुए देखा। पास आते ही नाहू ने गहरी नजर से देखा, जिससे उस लड़की नई तरीका ने मिचेल से उस औरत के बारे में पूछा जो उन्हें देख रही थी। मिचेल ने कैजुअल बनने की कोशिश की और नाहू से पूछा कि क्या हुआ और क्या वो उसे पिक करने आई थी इतनी तेज बारिश में। बात संभालने की कोशिश में मिचेल ने समझाया कि ये तो बस फैमिली मैटर है, जिस पर ए ने माफी मांगी। मिचेल ने धीरे से कहा कि नाहसू उसकी करीबी दोस्त है, लगभग रिश्तेदार जैसी, ताकि ए बिना और सवाल किए चली जाए। अलविदा कहते हुए मिचेल ने कहा कि वो छतरी ले लेगा, जिस पर ए ने सिर हिलाया और चली गई। फिर नाहसू से मिचेल ने पूछा कि वो इतनी दूर उसे लेने क्यों आई बिना पूछे। ये तो उसके स्वभाव के खिलाफ था कि इतनी केयरिंग करे। जब नाहसू ने जवाब नहीं दिया तो मिचेल ने और पूछा कि वो कर क्या रही है और क्या वे निकल रहे हैं। नाहसू, जो अभी भी देखी हुई बात से परेशान थी, उसने उस लड़की के बारे में पूछा। मिचेल ने साफ किया कि वो आ ही है, उसकी कोवर्कर। नाहसू के चेहरे के भाव देखकर उसने पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि सब कुछ लड़का और लड़की के आकर्षण पर ही आधारित होता है। नाहू ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मिचेल ने उसे शांत होने को कहा और बताया कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पास दोस्त कम हैं या बात करने वाले लोग कम हैं। उसने याद दिलाया कि भले ही पहले ये आम नहीं था, लेकिन अब के समाज में लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती, सहकर्मी और दूसरे रिश्ते नॉर्मल हैं। उसने विनती की कि इतनी शर्मिंदा करने वाली बात मत करो और नाहू को वहीं सोच में छोड़कर चला गया। बम्प के वो शब्द जो उसने कहे थे कि वो उसे जानना चाहता है, उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे छतरी के नीचे धीमी आवाज। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक मौका खो दिया और उसे साधारण समझकर टाल दिया। अगले दिन नाहू और नाहसू दोनों थकी हुई थीं। नाहू ने शिकायत की कि ये तो पीक सीजन भी नहीं है, फिर भी इतने सारे ग्रुप ऑर्डर हैं, और बोली कि कस्टमर को ऐसे डिमांड्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। उसने मजाक में कहा कि शायद उसका शरीर काम के बोझ से गिर ही जाएगा। नाहसू ने कहा कि वो आराम करे और सारे ऑर्डर वो संभाल लेगी। शुक्रगुजार होकर नाहू ने कामना की कि दिन शांत बीते और कोई नया कस्टमर ना आए सिवाय रोजेस के। उसका चेहरा देखना, उसने कहा, हमेशा उन्हें हिम्मत देता था। तभी दरवाजा खुला और दोनों चौंक गईं जब बायमोंटे अंदर आया और नाहसू की तरफ हल्की नजर डाली। नाहसू को पागलपन लगा कि रोजगाय सच में आ गया था और आज भी वो उतना ही हैंडसम लग रहा था। नाहू ने हंसते हुए कहा कि वो आराम करेगी और बायमोंटे से कहा कि ऑर्डर नाहसू से करे, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय बायमोंटे ने नाहसू को इग्नोर किया और चुपचाप उसके पास से निकल गया। उसके बाद 2 हफ्ते बीत गए और मिचेल अक्सर देर से घर आता, वीकेंड पर भी काम करता, क्योंकि वो बहुत बिजी था। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था जब तक कि उसने रोजेस वाले लड़के से ये नहीं कहा कि वो कभी भी दोबारा जान पहचान वाले नहीं होंगे
और बाय बड़ी आसानी से उसकी जिंदगी से निकल गया। उन शब्दों को सोचते हुए नाहू को अजीब लगा कि वो कितनी आज्ञाकारी तरह से चला गया, दूर चला गया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसकी दिलचस्पी उसमें सिर्फ एक गुजरती हुई जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ ये कोई गहरी भावना नहीं थी। गहरी भावनाएं अक्सर ऐसे निशान छोड़ देती हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। पिछली रात वो बिना मिचेल को आते देखे ही सो गई थी और तब से उसकी कोई खबर भी नहीं मिली, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वो सही सलामत काम पर पहुंचा भी था। तभी एक कस्टमर ने 4 सर्विंग पोर्क बेली ऑर्डर करने के लिए आवाज लगाई, जिस पर नाहू ने कहा कि वो संभाल लेगी। कस्टमर के एक कर्मचारी ने बॉस से पूछा कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है, शायद अब तलाक के बाद बेहतर महसूस कर रहे होंगे। बॉस ने हामी भरी और कहा कि अब उसे अपनी एक्स वाइफ की परेशान करने वाली डांट सुननी नहीं पड़ती। उसने जोड़ा कि अब उसे अपने से कम उम्र के कर्मचारी के साथ बैठकर अजीब भी नहीं लगता और कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी माना कि जब कारोबार स्थिर हो जाएगा तो वो अपनी दूसरी जवानी का मजा ले सकेंगे। बॉस ने नासू की तरफ नजर डाली और सोचा कि अगर वो उसके जैसी किसी से नई जिंदगी शुरू कर पाए तो परफेक्ट होगा। वो कंपनी डिनर के दौरान उसे देखता रहा था और समझा था कि वो मेहनती है और उसे आलीशान जिंदगी की आदत नहीं। दोनों में बस 10 साल का ही अंतर था और चूंकि वो रेगुलर कस्टमर था, नाहसू को शायद पता था कि वो बॉस है। उसे लगा कि अगर वो दिलचस्पी दिखाए तो नाहसू बहुत खुश होगी। उसने ड्रिंक मांगी और जब कर्मचारी ने डालने की पेशकश की तो बॉस ने मना कर दिया, कहते हुए कि वो चाहता है नाहसू ही उसे डाले। कर्मचारियों ने याद दिलाया कि ये अभी भी एक रेगुलर रेस्टोरेंट है, लेकिन बॉस जरहिद करता रहा, नाहसू जल्दी करो। अचानक रेस्टोरेंट में एक चीख गूंज उठी। बॉस ने पूछा कि क्या वो जानती है कि वो कौन है। बॉस तुरंत भागा और हालात पर सवाल करने लगा। तभी वेटर ने भी उसे बुलाया। बॉस बड़बड़ाया कि वो हरामखोर मधुमक्खी नाहसू का पीछा कर रही है और उसे टेक स्टोर का भावी प्रेसिडेंट बताया। गुस्से में बॉस ने पूछा कि कितनी बार उसने उनकी दुकान पर आकर मदद की थी मुश्किल वक्त में। उसने शिकायत की कि कर्मचारी उसके साथ ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं। झुकते हुए दुकान के मालिक ने गलती मानी, स्टाफ की तरफ से माफी मांगी और मुआवजे के तौर पर एक्स्ट्रा मीट देने का ऑफर किया, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया और नाहसू को घुटनों पर बैठने का हुक्म दिया। उसने मन ही मन सोचा कि नाहसू जैसी जगह पर काम करने वाली लड़की इतनी घमंडी क्यों बन रही है। उसे लगा कि उसका घमंड तोड़ना जरूरी है। दुकान मालिक ने सख्ती से मना कर दिया कि चाहे आदमी कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वो कर्मचारियों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। कस्टमर ने ताना मारते हुए पूछा कि क्यों नहीं, खासकर जब उसने मंदी के वक्त उनकी दुकान को सहारा दिया। उसने धमकी दी कि वो अपने बिजनेस फ्रेंड्स में खबर फैला देगा और सब आना बंद कर देंगे। बिना झिझक नाहू घुटनों पर बैठ गई, माफी मांगते हुए बोली कि उसे माफ कर दें। दुकान मालिक ने उसे रोका, लेकिन नाहू ने जोर देकर कहा कि कस्टमर का नाराज होना उसकी ही गलती है। उसने विनती की कि वो आगे भी उनकी दुकान पर आता रहे। बाद में किचन में दुकान मालिक ने पूछा कि उसने इतनी हद क्यों पार कर दी, जबकि उसने खुद ही सुन लिया था कि वो आदमी कितना घटिया है। नाहू ने बस इतना कहा कि आजकल कंपनी डिनर बहुत कम होते हैं और ऐसे कस्टमर खोना नुकसान होगा। उसने माना कि दुकान मालिक हमेशा कितना ध्यान रखता है और वो परेशानी नहीं देना चाहती थी। दुकान मालिक ने लंबी सांस ली और कहा कि दुनिया वाकई बहुत कठिन है, जहां बुरे लोग और वैसे ही सोच वाले लोग भरे पड़े हैं। नाहसू ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है और सच में यही मतलब था उसका। उसने बताया कि जब वो छोटी थी तब उसने हर तरह के काम किए, कई रातें जागकर दुख झेले और उसका दिल अब मजबूत हो गया है, दर्द के लिए बेजान सा। वो पैदल घर जाने का सोच रही थी, लेकिन बॉस ने उसे छोड़ने की पेशकश की। नाहू ने मना कर दिया और बताया कि उसने वीकेंड्स पर एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली है। ये सुनकर दुकान मालिक हैरान रह गया। उसने पूछा कि उसने ये टाइम कब निकाला और मजाक में कहा कि क्या उसका शरीर स्टील का बना है। नाहू ने उसे आश्वस्त किया कि ये सिर्फ वीकेंड पर है, इसलिए संभालना आसान है। दुकान मालिक ने सांस भरी और हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो बहुत कर्ज में डूबी हुई है। ये सवाल नाहसू के लिए दर्दनाक याद बन गया। उसे याद आया जब मैन उसके घर में घुस आया था, सामान तोड़ रहा था और मिचौ बार बार माफी मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा था कि अगर वो कर्ज चुका दे तो वो फिर से शादी करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। गहरी सांस लेते हुए नाहू ने उस याद को झटक दिया और बॉस की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। आज भी जब हवा पुराना दरवाजा हिलाती तो उसे लगता कि कहीं कोई कर्ज वसूलने वाला न हो, लेकिन फिर भी वो बेहतर भविष्य का सपना थामे रही। इसी बीच वो बदतमीज कस्टमर शराब पीकर लड़खड़ाता बाहर निकला और बड़बड़ाया कि उसे नाहसू को घुटनों पर देखकर कितना सुकून मिला। उसने सोचा कि अगर वो अच्छे से कहता तो वो वैसे ही मान जाती, लेकिन उसने नहीं किया। उसे लगा कि शायद नाहसू जानती भी नहीं कि वो कौन है। उसने सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे। उसने मन में तय किया कि पहले उसका घमंड तोड़ना ज़रूरी है ताकि बाद में वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। अब जब उसने डांट लिया है तो सोचा अगली बार अगर नरमी दिखाएगा तो नाहसू उस पर फिदा हो सकती है। हंसते हुए वो ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि बियॉन चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी सोच रहा था कि अगले हफ्ते फिर आएगा और नाहू से अकेले में बात करेगा। तभी बियॉन ने उसे लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा।
गुस्से में आदमी चिल्लाया कि ये कौन है और क्या इसे मरने का शौक है। बिना झिझके बियोंसे ने उसका सिर पकड़ लिया और ठंडी आवाज में पूछा कि असल में मरना कौन चाहता है। दर्द से हक्का बक्का आदमी वहीं जम गया। जब बियोंटे ने उसे उकसाया कि मारकर दिखा, हिम्मत करके कोशिश तो करे। गालियां बकते हुए आदमी ने कहा कि बुमोंटे को बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता। उसने अपने बॉक्सिंग के दिनों की शेखी बघारी और एक मुक्का मारा। बुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराया और पूछा कि क्या यही उसका बेस्ट था। हैरान और गुस्से में आदमी ने पूछा कि बुम है कौन? बुम ने बस कहा कि अगर वो नहीं जानता, तो यही उसका मौका है पता करने का, और फिर उसने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। दृश्य बदलकर कन्वीनियंस स्टोर में आ गया, जहां नाहसू काम कर रही थी। रात में करने के लिए बहुत काम था, लेकिन अकेले काम करने की शांति आसान लग रही थी। कस्टमर कम थे, तो वो काउंटर पर झुककर ऊँघ रही थी। तभी कोई अंदर आया। उसने नज़र उठाई और ठिठक गई। वो रोज वाला लड़का था। उसे देखकर उसने सोचा कि क्या वो वाकई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पहले फूलों की दुकान पर, फिर रेस्टोरेंट में, और अब यहाँ भी मुलाकात हो गई। चूंकि वो अकेली काम कर रही थी, उसे नजरअंदाज करने का कोई रास्ता नहीं था। सोचते हुए कि उन्हें तो अजनबी होना चाहिए, नाहू ने ठान लिया कि उसे किसी और कस्टमर जैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन जैसे ही उसने पूरी तरह उसकी तरफ देखा, उसने उसके चेहरे पर पट्टी देखी। उसके चेहरे पर नजर डालते ही नाहू हैरान रह गई और सोचा कि आखिर उसके चेहरे को क्या हुआ। वो देखकर दंग रह गई कि बाओमे का चेहरा नीला पड़ा था, होंठ फटे थे। चाहे जैसे देखो, ये सब असली था। उसने सोचा कि कौन सा नीच इंसान किसी बच्चे को इतना पीट सकता है। परेशान होकर उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि उन्हें अजनबी ही बने रहना था। उसने मुंह फेर लिया और मन ही मन कहा कि ये ठीक नहीं है। अगर उसने सिर्फ पट्टी बांध ली और दवा नहीं लगाई, तो हालात और बिगड़ेंगे। जब बायमोंटे और नाहसू कुछ पल चुप रहे, तो नाहसू ने सोचा कि शायद उसे लगा होगा कि वो दखल दे रही है। हाँ, अचानक से टोकना थोड़ा बेवकूफ़ी जैसा ही था। लेकिन तभी बियोंटे मुस्कुराया और पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो नाहसू के करीब आ गया और उससे पूछने लगा। नाहू ने नोटिस किया कि उसकी बोलने की टोन अजीब तरह से सभ्य थी। उसने सोचा कि क्या वो अभी भी छोटा है, लेकिन बात को छोड़ते हुए उसे कहा कि उसके पीछे आओ। बायोमेट को समझ आया कि ये अनौपचारिक बोलने का तरीका था, जो काफ़ी अलग था। जब बायोम टी उसके पीछे बाहर आया, तो नाहसू ने पैकेट वापस उसे दिया और समझाया कि ये दवा है जो स्किन को ठीक करती है। जब बै ने माना कि उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो नाहसू ने कहा कि उसे थोड़ा समझदार होना चाहिए। फिर रुककर उसने उससे पैकेट मांगा। जैसे ही उसने दवा निकाली, बाउंटे ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाहू ने कहा कि चाहे जलन हो सह लो, और उसने मरहम उसके होंठों पर लगा दिया। उसने पूछा कि क्या बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बायमोंटे ने मना कर दिया और बोला कि बस थोड़ी गुदगुदी हो रही है। जिज्ञासा से नाहू ने पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। बायमोंट ने कहा कि वो एडल्ट है। उसका जवाब अजीब लगा, जिससे नाहसू ने और उसकी उम्र पर शक किया। उसने सोचा कि कोई बड़ा बच्चा क्यों यहाँ वहाँ मारपीट कर रहा है, लेकिन बायम ने इनकार कर दिया। जब उसने पूछा कि उसके चेहरे को क्या हुआ, तो उसने जोर देकर कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वो गरीब है। नाहू ने चुपचाप माना कि उसका घर भी थोड़ा ऐसा ही था, और इन शब्दों ने उसका दिल डूबो दिया। एक गरीब जिंदगी उसकी जैसी, उसका छोटा सा रूप जो हिंसा से बच नहीं पाता था और गरीबी में भटकता था। उस पल में उसने उस लड़के में खुद को देखा। उसे समझ आया कि अब वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, और जब उसने उसकी गहरी काली आंखों में देखा, तो उसका दिल अचानक दर्द से भर गया। उसके चेहरे के भाव देखकर भोंटे ने पूछा कि क्या वो दिल से कमजोर है। नाहू ने हाँ में सिर हिलाया, याद करते हुए कि पिछली बार उसने पूछा था कि क्या वे जान पहचान कर सकते हैं। इस बार उसने मान लिया और कहा कि हाँ, उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। बाय ने छेड़ते हुए पूछा कि क्या वो उसे नूना बुला सकता है, लेकिन नाहू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसे आंटी बुलाए। बाय ने मान लिया और मुस्कुराकर भगवान की तारीफ की। जब नाहू ने पूछा कि ये किस लिए, तो बै ने मुंह फेर लिया और सोचा कि शायद उसे उस पर तरस आ रहा है। दृश्य बार में शिफ्ट हुआ, जहां मिनक अपने कर्मचारियों के साथ पार्टी कर रहा था। वो बस तीसरे राउंड पर था और सोच रहा था कि क्यों उसे उस घटिया घर वापस जाना चाहिए। ऑन्डी, जो पास में बैठी थी, पहले ही नशे में थी। जब उसके बॉस ने उसे एक और ड्रिंक ऑफर की, तो वो हिचकिचाई, जिस पर उसने पूछा कि क्या वो उसका ऑफर ठुकरा रही है। आही ने तुरंत मना किया और ड्रिंक डाल दी। मिचल जानता था कि ये सोजू और बियर का मिक्स है 5 लोगों के लिए। आही, जो पहले से बहुत सोजू पी चुकी थी, चक्कर आने लगी और उसका रंग बिगड़ गया। वो मिचल की वजह से तीसरे राउंड में थी और सोच रही थी कि सब इतने उत्साहित क्यों हैं। अब ये सब परेशान करने लगा था। मिचेल ने एक और ड्रिंक डाली, उसे आही की तरफ बढ़ाया और उसका ग्लास ले लिया, जैसे उसे इम्प्रेस करना चाहता हो। उसने कहा कि इसे पी लो, ये सिर्फ बियर है। आही के पेट में तितलियां उड़ने लगीं। उस पल में उसे बहुत अच्छा लगा, जैसे उसे ये सब पसंद हो। कर्मचारी मिचेल को छेड़ने लगे और उससे उसकी पसंद की औरतों के बारे में पूछने लगे। हंसते हुए उन्होंने उसके आइडियल टाइप के बारे में पूछा और उल्टा ये भी पूछा कि उसे कैसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। मिचेल कुछ देर सोचता रहा और नाहू के बारे में सोचा। उसने कहा कि उसे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो हमेशा उदास और आंटी जैसी लगती हैं।
जिनमें कोई इमोशन नहीं होता और जो सिर्फ आराम के लिए ढीली-ढाली अंडरवियर पहनती हैं। ये सुनकर सारे कर्मचारी हँस पड़े और उससे सहमत हुए। एक कर्मचारी ने कमेंट किया कि मिंचुल कभी-कभी शादीशुदा आदमी की तरह बात करता है जबकि वो अभी तक सिंगल है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वो जिस टाइप की औरतें नापसंद करता है, उसकी डिटेल इतनी क्यों दे रहा है? इतना स्पेसिफिक होना अजीब था। आमतौर पर सेलिब्रिटीज अपने आइडियल टाइप के बारे में बहुत धुंधले जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास कोई प्रेमी होता है, उनके जवाब बहुत डिटेल में हो जाते हैं। मिचेल भी शायद कुछ वैसा ही था। चाहे वो इनकार करे, पर शायद अंदर ही अंदर वो सबका प्यार चाहता था। मिचेल ने आह भरते हुए बात को टाल दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि उसे तो अच्छे कपड़े पहनने वाली जवान लड़कियां पसंद हैं, न कि उदास बदसूरत मिडिल एज वाली औरतें। दृश्य वापस नाहू पर शिफ्ट हुआ जब उसे बीए के साथ अपनी पिछली बातचीत याद आई। जब उसने उसका नाम पूछा था तो उसने अपना नाम बे बताया था। अभी के पल में नाहसू ने कहा कि नाम थोड़ा अनोखा है, लेकिन ये अच्छा है कि उन्होंने एक दूसरे को जानने का फैसला किया। उसने नोट किया कि मिचेल ने अभी तक उसके आखिरी मैसेज का जवाब नहीं दिया। शायद वो बहुत बिजी होगा और कंपनी लाइफ में एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है। उसने ठान लिया कि बिना वजह वो उसे कांटेक्ट नहीं करेगी। उधर मिचेल आही की मदद कर रहा था, जो साफ तौर पर बहुत नशे में थी। उसने पूछा कि उसका घर कहाँ है और ऑफर दिया कि अगर वो खुद घर जा सकती है तो उसके लिए टैक्सी बुला देगा। आही ने सिर हिलाया, लेकिन बोलने की कोशिश करते हुए उसने मिचेल को गले लगा लिया। उसे अजीब लगा कि मिचेल बाकी लड़कों से कितना अलग है और उसे सच में पसंद आ रहा था। उलझन में वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। खुद से बोली कि क्यों ये इतना परेशान कर रहा है, उसे बस ऐसे बर्ताव करना चाहिए जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। और मिचेल से भी यही कहा कि वो भी वैसे ही करे जैसे और मर्द करते। उसने जिद की कि बस एक और ड्रिंक, सिर्फ एक और। मिचेल ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। जब नाहू स्टोर में थी, मिचू ऑडी के साथ अच्छा वक्त बिता रहा था। उसी दौरान एक मनहूस एहसास नाहसू के ऊपर छा गया, जैसे गर्मी की रात की चिपचिपी नमी जो गाढ़ी और घुटन भरी थी, पिघली हुई सड़क पर चिपकी तारकोल की तरह। जैसे जिंदगी उसे चेतावनी दे रही थी कि पिछली सारी बदकिस्मतियों के बावजूद उससे भी गहरी खाई उसका इंतजार कर रही है। दूसरी ओर मिचुआही के साथ हर पल का मजा ले रहा था। काम के बाद जब नाहसू सड़क पर चल रही थी तो उसने सोचा कि पूरी रात जागकर काम करना कितना मुश्किल है और उसे अपनी अगली शिफ्ट से पहले नींद की कितनी जरूरत है। जब वो घर पहुंची तो हैरान रह गई कि मिंचेल अभी तक नहीं लौटा। दृश्य अगले सुबह शिफ्ट हुआ जब मिचेल उठकर नाहसू को कॉल करता है। उसने समझाया कि कंपनी डिनर देर तक चला, इसलिए वो पास के बाथ हाउस में सो गया। उसने जोड़ा कि वो बच्चा नहीं है और पूछा कि क्या सच में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाली है सिर्फ इसलिए कि वो 2 बार बाहर रुका। उसने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसे बुरा लगता है कि वो घर पर नहीं है, ताकि नाहसू उसे डांट सके। लेकिन जैसे ही मिचेल ने आही को आते देखा, उसने जल्दी से कॉल काट दी और कहा कि उसे जाना है। नाहसू अपने ख्यालों में डूब गई और सोचा कि क्या मिचेल फिर कोई मुसीबत कर रहा है। आदत के हिसाब से उसके मन में चिंता आ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसके बेरुखी से हैरान थी। बेवकूफ़ी से उसने खुद को समझाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। उसे पता भी नहीं चला कि उसका दिल धीरे धीरे गम से सूखता और मरता जा रहा था। दृश्य में एक लड़का सड़क पर चलता हुआ दिखा जब बे ने उसे पुकारा और उसका नाम लिया, ज्यू। पास खड़े ज्यू को हैरानी हुई कि क्या हो रहा है, क्योंकि बायोम तो आमतौर पर नाम भी याद नहीं रखता था, लेकिन यहाँ वो उसे नाम से बुला रहा था। जब बुम ने फिर से ज्यू को आवाज दी तो ज्यू ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसे याद भी कैसे रहा। बे ने समझाया कि वो दोनों एक ही सेकेंड ईयर क्लास में थे। ज्यू ने इसकी पुष्टि की और याद किया कि बाओमे की डेस्क के चारों तरफ हमेशा स्टूडेंट्स रहते थे। उसने सोचा कि क्या बायमोंटे तब भी उनके ग्रुप का हिस्सा था, क्योंकि शुरू में उसकी अच्छी इमेज बनी हुई थी। चुप रहने वाले बच्चों को परेशान न करना। हालांकि उसके जैसे लड़के आमतौर पर दूसरों की परवाह नहीं करते थे। अचानक बे ने ज्यू से एक फेवर मांगा, जिससे ज्यू शक करने लगा कि कहीं ये कोई नया स्कैम तो नहीं है। जब ज्यू ने पूछा कि क्या फेवर है तो बायोंटे ने बस उसके पैर का साइज पूछ लिया। ज्यू हैरान हुआ और बोला कि उसकी हाइट के हिसाब से उसके पैर बड़े हैं, इसलिए वो टूना इंडा का साइज पहनता है। बायोंटे को वो परफेक्ट लगा और उसने शूज स्वैप करने का सुझाव दिया, जिससे ज्यू चौंक गया। बायोंटे के जूते हरमन ब्रांड के थे, जिनकी कीमत लगभग 1000 KRW थी, जबकि ज्यू के जूते पुराने हो चुके थे, जिनकी कीमत मुश्किल से 500 KRW थी। ज्यू सन्न रह गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। जब बी ने पूछा कि क्या ये ना है, तो ज्यू हिचकिचाया लेकिन मान गया। हालांकि उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने महंगे जूते सच में स्वैप करना ठीक है। उसे तो ये तक लगा कि कहीं ये बुलिंग का नया तरीका तो नहीं, लेकिन बायोंटे ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है और फेवर करने के लिए धन्यवाद कहा। ज्यू ने कंधे उचका दिया और कहा कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके मन में यह एहसास था कि जैसे उसने लाखों खो दिए हों। जब उसने बायोम टी को जाते देखा तो उसके दिमाग से ये बात नहीं निकली कि शायद लड़कियां सही कहती हैं। बायोमेट सच में अच्छा बच्चा लगता था, फिर भी उसमें अजीब सा अकेलापन और दूरी झलकती थी। बॉम्ब बाद में एक स्टोर के बाहर लेट गया और सोते सोते खो गया।
तभी एक लड़की आई और उसके एक ईयरफोन को उठा लिया। वो हेजी थी, जिसने जिज्ञासा से पूछा कि वो क्या सुन रहा है। धुन सुनकर वो अजीब से गाने पर हैरान हो गई, जिसमें आंटियों का जिक्र था। बायोमोंटे ने बेतकल्लुफी से कहा कि ये अच्छा गाना है, जिस पर हिजी ने बुदबुदाया कि वो बेवकूफ़ है। फिर उसने उसके जूतों की ओर इशारा किया और पूछा कि उनमें क्या गड़बड़ है। साफ झलक रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये देखकर हेजी ने कहा कि ये तो उसके पहनने वाले जूते जैसे नहीं लगते, और पूछा कि उसने ऐसे जूते पहनना कब शुरू किया। बम्प ने बस इतना कहा कि ये अच्छे हैं। हेजी ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। जब उसने हाँ कहा तो उसने उसे पागल कहा। बाहर डोंगवुक और उसके दोस्त घूम रहे थे, जब उनमें से एक ने हेजी को बायोमोंटे के साथ खड़े देखा। जलन से डोंगवुक का दोस्त बोला कि लोग बायम को इतना क्यों पसंद करते हैं। डोंगवुक ने ठहाका लगाते हुए कहा कि ये तो साफ है, सब उसके सुंदर चेहरे की वजह से है। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उस लड़के ने कभी आईना देखा है। डोंगवुक के दोस्त ने गाली दी और उसे बेवकूफ कहा और बोला कि अपना चेहरा देखो। उसने ताना मारते हुए कहा कि डोंगवुक तो बे के लेवल का कहीं से नहीं है, और मजाक उड़ाया कि हेजी ने कितनी जल्दी डोंगवुक को पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर डोंगवुक गुस्से से भर गया और उसे चुप रहने को कहा, जबकि वो हेजी की ओर देख रहा था, जो अब भी उसकी तरफ देख रही थी। जलन में जलते हुए डोंगवुक चुपचाप वहां से चला गया। दृश्य कन्वीनियंस स्टोर पर शिफ्ट हुआ, जहां नाहू ने अचानक माफी मांगी। हैरान नाहू ने पूछा कि क्या हुआ। नाहू ने आह भरते हुए कहा कि शायद उसने गलत समझ लिया था कि रोज वाला लड़का उसमें दिलचस्पी रखता है, जबकि अब वो सिर्फ किसी और के लिए फूल खरीदता है। हर बार जब वो ये देखती, उसे लगता कि उसने एक बेकार की गलतफहमी पैदा कर दी और उसे थोड़ा अपराध बोध होता। नानू ने चुपचाप उनकी पिछली मुलाकात याद की, लेकिन ये तय किया कि उसका जिक्र नहीं करेगी। आखिरकार नानेशु खुश लग रही थी, यहाँ तक कि बे के बारे में ख्वाब देख रही थी। कह रही थी कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है और वो इंतजार नहीं कर सकती कि वो फिर से दुकान पर आए। तभी बे दुकान में दाखिल हुआ, मुस्कुराते हुए। नाहू जम गई। हैरान थी ये देखकर कि किसी ने उस चेहरे को खरोंच दिया था, जिसे वो एक नेचुरल खजाना मानती थी। जैसे ही बॉम नाहेसू के पास आया, उसने कैजुअली कहा कि वो फूल खरीदने आया है। नाहेसू एकदम चौंक गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कितना करीब है। बैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पहले से ही उसका ऑर्डर पता है। अब तो वे एक दूसरे को जानते थे। नाहू खड़ी हुई और बोली कि वह रोजे बुके तैयार कर देगी और उससे इंतजार करने को कहा। जैसे ही वह फूल लेने बाहर गई, वह उसके पीछे गया और चारों तरफ देखते हुए पूछा कि क्या दुकान में जान पहचान वालों के लिए कोई स्पेशल ऑफर है। नाहू ने सीधा जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बै ने फिर मजाक किया कि कम से कम कर्मचारी को जानने वालों के लिए तो डिस्काउंट होगा। नाहेसू यह सब देखकर हैरानी से जड़ हो गई कि आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है। बोंते ने डिस्काउंट की बात को नजरअंदाज कर दिया और कूल अंदाज में पूछा कि नाहेसू बाद में क्या कर रही है। इस पर उसने चेतावनी दी कि अगर वह ज्यादा जोर डालेगा तो डांट जरूर पड़ेगी। भीतर ही भीतर बायो मुस्कुराया और मन ही मन चाहा कि उसे डांट मिले। काम खत्म होने के बाद जब नाहेसू दुकान से बाहर निकली तो बायोमोंट ने पूछा कि वह क्या करने वाली है। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसे काम पर वापस जाना है और उसके पास उसके लिए समय नहीं है। बायोमोंटे ने माना कि वह पहले से ही जानता था और कहा कि वे मीट रेस्टोरेंट में उस दिन मिले थे। नाहेसू ने भी माना कि यह सच था। बायोम ने कहा कि वे मुश्किल से एक दूसरे को जान पाए हैं और वह हमेशा बहुत बिजी रहती है। नाहेसू ने बस कहा कि सभी बड़े लोग बिजी होते हैं। इस पर बायोम ने सवाल किया कि क्या सच में ऐसा है, और बोला कि वह बड़ा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर नाहेसू थोड़ी हैरान हुई और उसने देखा कि वह कितना थका हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि क्या आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही हैं। बायमोंटे ने फिर पूछा कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है। नाहसू चुपचाप सोच रही थी कि उसकी हाइट शायद 199 सेमी होगी। उसने उसकी लंबाई की तुलना मचिल से की, जो 180 सेमी था, लेकिन बायमोंटे और लंबा लग रहा था। बूम ने चिढ़ाते हुए कहा कि उसे मर्दों की हाइट्स के बारे में काफी जानकारी है। नाहसू ने तुरंत इनकार किया और बोली कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मचेल के साथ 13 साल से रह रही थी और उसके कपड़े तक चुनती थी, यहाँ तक कि उसका अंडरवियर भी। 22 स्टेप करके और पास आया और मजाक में बोला कि उसे जलन हो रही है। नाहिसू ने पूछा उसका मतलब क्या है। उसने उसे समझाया कि जलन की कोई बात नहीं, क्योंकि वह पहले से ही उससे बहुत लंबा है। इस पर बोंग हंस पड़ा। नाहू ने पूछा कि वह किस बात पर हंस रहा है। बायोम ने बात टाल दी और उसे दुकान तक छोड़ने का ऑफर दिया। नाहू ने हामी भर दी और उसे यह इशारा अजीब तरह से प्यारा लगा। चलते चलते नाहू ने देखा कि बायांटे के जूते काफी पुराने और घिसे हुए थे। उसने सोचा कि वह इतना अच्छा दिखता है कि पुराने जूतों में भी चलता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह रोज फूलों पर पैसे क्यों खर्च कर रहा है, बजाय किसी जरूरी चीज जैसे नए जूतों पर। जिज्ञासावश उसने पूछा कि वह रोज फूल कैसे खरीद पाता है और क्या यह पैसे कहीं और खर्च करना बेहतर नहीं होता। बाइट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गरीब लोग फूल नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सुनकर नाहुआ ठिठक गई। उसके शब्द उसके उदासीन से संसार में एक रंग की तरह खिले। उसने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी संकुचित थी। उसे अचानक शर्म आई कि उसने हमेशा दूसरों के लिए सजावट और दावतें तैयार की, लेकिन कभी अपने लिए कुछ सुंदर देने के बारे में नहीं सोचा। उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसे साथ चलने के लिए धन्यवाद कहा। बायोमटी मुस्कुराया और कहा कि उन्हें अक्सर मिलना चाहिए, और उसे फूल थमा दिए।
दृश्य बदल गया और आहरी मिशेल को ढूंढ रही थी कि कहीं वह सिगरेट पीने तो नहीं गया। तभी एक कर्मचारी ने मिशेल को आवाज दी और पूछा कि आहरी के साथ सब ठीक चल रहा है। यह सुनकर आरी चुपचाप कोने से ध्यान से सुन रही थी। कर्मचारी ने कहा कि वह जलता है क्योंकि आहरी पहले तो घमंडी लग रही थी, लेकिन असल में वो काफी मिलनसार उस आदमी ने कहा कि औरतें अक्सर जल्दी अपना मन बदल लेती हैं और जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे वैसे रूप रंग से ज्यादा दौलत पर ध्यान देने लगती हैं। उसने बेहूदे ढंग से मिचेल को सलाह दी कि उन्हें जवान रहते ही पकड़ लेना चाहिए और यहाँ तक पूछ लिया कि क्या मिचेल उसके साथ इतना आगे बढ़ चुका है। यह सुनकर मिचेल झुंझला गया और बीच में ही काटते हुए पूछा कि क्या वह सच में असिस्टेंट मैनेजर है। जब उस आदमी ने हाँ कहा तो मिचेल ने ठंडे लहजे में कहा कि कंपनी में कुछ साल गुजारने के बावजूद वह अभी भी असिस्टेंट मैनेजर ही है और शायद इसी वजह से दूसरों की जिंदगी की चुगली करने का टाइम उसके पास है। उसने तंज कसते हुए पूछा कि वह बार बार मुस्कुरा क्यों रहा है। उसे बीटी कहकर चुप रहने को कहा। यह कहकर मिचेल वहां से चला गया और असिस्टेंट मैनेजर गली में बड़बड़ाते हुए गालियां देने लगा। मिचेल मीनवाइल खुद ही मुस्कुराया और सोचा कि यह मजाकिया है कि जो आदमी औरतों से सिर्फ बार में मिला है वह उसे लेक्चर देने चला था। तभी आरी भागकर मिचेल के पास आई और उसे कसकर गले लगाया। उसने माना कि शुरू में उसे शक था कि शायद वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर क्योंकि उसने सुना था कि अक्सर मर्दों की दिलचस्पी शारीरिक संबंधों के बाद कम हो जाती है। लेकिन उसे लगा कि मिचेल अलग है, एक खास इंसान। मिचेल ने उसे और करीब खींचा और आरी प्यार से भरकर मन ही मन वादा करने लगी कि वह उसे कभी जाने नहीं देगी। ये वही आदमी है जिसे उसने अपना हमेशा के लिए समझ लिया। घर पर नाहिसू ने मचुल के लिए डिनर बाहर रख दिया और एक नोट छोड़ दिया जिसमें लिखा था कि वह अपने पसंदीदा स्पेयर रिब्स को गर्म कर ले। लेकिन नाहिसू अकेली बैठी थी जबकि मचुल आडी के साथ डिनर का मजा ले रहा था। रात गहराने लगी और माहौल ठंडा पड़ गया। अकेलापन महसूस करते हुए नाहू को बायोम टी का मैसेज मिला जिसमें उसने उसे गुड लक कहा था। यह पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि बायोम टी अपने मासूम और ताजगी भरे अंदाज में अब भी दुनिया की सख्ती से अछूता लगता है। वह बिल्कुल एक रोमांटिक लड़के जैसा दिखता था, जो फूल सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी खरीदता था। उस रात बाद में होटल में काम करते हुए नाहिसू से एक कस्टमर ने कमरे की मांग की। फिर उसने जिद की कि वह उसके लिए कुछ लड़कियां बुलाए। नाहिसू ने पेशेवर रहते हुए कहा कि उसे सिर्फ पेमेंट के लिए उसका क्रेडिट कार्ड चाहिए, यह सब नहीं। वह आदमी उलझन में कार्ड देते हुए बोला कि बस रूम दे दो। नाहू ने सख्ती से कहा कि वह इस तरह की मांग पूरी नहीं कर सकती। तभी दूसरा कस्टमर अंदर आया और पूछा कि क्या कोई रूम उपलब्ध है। नाहू ने हाँ कहा तो उसने अपना कार्ड थमाकर कहा कि बचे हुए सारे कमरे बुक कर दो। चौंक कर नाहसू ने पूछा कि क्या वह सच में सारे कमरे चाहता है। जब उस आदमी ने सिर हिलाया तो हॉलवे में बायमोंटे को फोन पर नोटिफिकेशन मिला कि कस्टमर बाहर आ रहा है। पहला कस्टमर गाली बकते हुए बाहर निकला और कहता रहा कि बिजनेस वाले सिर्फ घमंडी लोगों से काम करते हैं। वह बड़बड़ाता रहा जबकि बायंते चुपचाप उसके पीछे गया। होटल में मालिक आई और सारे कमरे बुक देख हैरान हो गई। उसने खुशी से नासू से कहा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसे जल्दी घर जाने का सुझाव दिया। नाहू थकी हुई लेकिन राहत पाकर जाने की तैयारी करने लगी और उसे अजीब सा सौभाग्य महसूस हुआ। यहाँ तक कि अंधेरी सड़कें, जो आमतौर पर रात में डरावनी लगती थीं, उसे अप्रत्याशित रूप से आरामदेह लगीं। लेकिन घर जाते हुए उसे पता भी नहीं था कि यह शांति का दुर्लभ पल असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। इसके बाद जब नाहिसू सब्जियां काट रही थी, उसे बायोम टी का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आज सामान्य से ज्यादा ठंड है और उसने उसे गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी। उसके लगातार आने वाले मैसेज उसे बार बार याद दिलाते थे कि वह काम में। नाहू बहुत खुश महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जवानी सचमुच डराने वाली ताजगी से भरी होती है, क्योंकि बायोम टी के हर अप्रत्याशित मैसेज से उसे लगता जैसे उसके कपड़ों की बाहों में कोई क्षणभंगुर जवानी की खुशबू फैल रही हो। क्लब में बायोंटे मैसेज देखकर मुस्कुराया। तभी उसके पास बैठे डोंगवुक ने हैरानी से पूछा कि क्या चल रहा है और वह अचानक क्यों हंस रहा है। बायोंटे ने कहा कि कोई उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है, एक लड़की, जिस पर डोंगवुक ने उसे चिढ़ाया। डोंगवुक ने अंदाजा लगाया कि वह लड़की से ही बात कर रहा है और शायद वही कॉल्स इग्नोर कर रही है। फिर उसने यह भी पूछा कि क्या हीजी को इसकी जानकारी है। दृश्य नाहिसू के घर का हो गया, जहां मचेल पीछे से आकर उसे गले लगाता है और पूछता है कि वह क्या बना रही है। नाहू ने जवाब दिया, सीवीड सूप। मचेल ने कहा कि वह इसका स्वाद चखेगा और उससे उसे खिलाने को कहा। नाहू ने चेताया कि यह गर्म है और ध्यान से खाना, लेकिन मचेल ने जिद की कि वह फूंक मारकर उसे खिलाए। जब नाहू ने सूप ठंडा करके उसे खिलाया तो उसने पूछा, कैसा लगा? मचेल ने कहा कि ठीक है और मजाक में पूछा कि किसकी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। असल में मिचेल ऐसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे दूसरे औरत के साथ बिताए दिनों का कोई अपराध बोध नहीं था, बल्कि थोड़ा उदास था जब उसने देखा कि नाहासू घर पर उसके लिए खाना बना रही है। चाहे वह बाहर कुछ भी करे, नाहू की जिंदगी हमेशा एक जैसी लगती थी। उसने सोचा कि क्या सचमुच ऐसे हालात रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं।
नाहुस ने उसे वापस ख्यालों से जगाया और पूछा कि क्या कुछ हुआ है। मिचेल ने इनकार किया और कहा कि परफ्यूम खरीदने के लिए दिए गए पैसों के लिए शुक्रिया। जब नाहसू ने पूछा कि क्या उसने खरीदा, तो मचेल ने माना कि उसने नहीं खरीदा क्योंकि वह बिजी था। और जब उसने देखा कि नाहू कितनी मेहनत से पैसा कमाती है, तो खर्च करने का मन नहीं हुआ। नाहू ने कहा कि कोई बात नहीं, वह खरीद सकता है। मिचेल ने सोचा कि नाहू हमेशा की तरह दयालु, उबाऊ और अजीब इंसान है जो हर चीज में ठीक लगती है। मिचेल ने अपना हाथ नाहेसू के कपड़ों पर रखा, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। वह उसे आरी से तुलना करने लगा और करीब जाकर बोला कि बस एक बार कर लेते हैं। नाहसू चौंक कर बोली कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। मिचेल ने मना करते हुए कहा कि क्या वह किसी जानवर जैसा लगता है जो ऐसी बात पर गुस्सा कर जाएगा, और फिर बोला कि वह अपने काम पर लौट जाए। उसके लिए नाहू एक ऐसे फूल जैसी थी जिसे उसने लापरवाही से जवानी में तोड़ लिया था। खूबसूरत लेकिन साधारण फूल जो ध्यान के बिना खिल नहीं सकता और जिसने अपने रंग दिखाना भूल गया था। लेटकर मचेल ने आरी को मैसेज किया कि वीकेंड है और वह बस घर पर आराम कर रहा है। आरी ने पूछा कि क्या वह उसे मिस करता है और मिलने का सुझाव दिया। मिचेल ने सोचा कि क्या उसे आरी के पास जाना चाहिए क्योंकि उसे वैसे भी परफ्यूम खरीदना था, या फिर नाहिसू के साथ रहना चाहिए। दृश्य अतीत की ओर चला गया जब नाहू किसी कपड़े के टैग को देखते हुए सोच रही थी कि यह बहुत महंगा है। मचेल ने आकर पूछा कि वह क्या देख रही है, लेकिन नाहिसू ने टाल दिया और एक पर्स की तरफ बढ़ गई। जब मचेल ने पूछा कि क्या उसे वह बैग पसंद है, तो नाहिसू ने मना किया। मिचेल ने कहा कि यह लग्जरी आइटम है और कम से कम 10 लाख क्रक्स का होगा। यह सुनकर नाहिसू चौंक गई। उसने सोचा कि आखिर कैसा बैग इतना महंगा हो सकता है, और फिर इस ख्याल को छोड़कर कहा कि चलो निकलते हैं। मिचेल ने मन ही मन गाली दी और उस पल को याद करके सोचा कि नाहिसू को ब्रांड्स और लग्जरी सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसने सोचा कि आखिर वह क्यों उसके साथ जाएगा। बिना ज्यादा सोचे उसने आरी को मैसेज किया कि वे बाद में मिले। दृश्य बदलकर बाय टी की ओर गया, जिसे मिचेल और आरी की तस्वीरों की खबर मिली। उसने बिना हिचकिचाए उन तस्वीरों को जला डाला। अगले दिन नाहसू नींद में झपकी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, जबकि उसकी कन्वीनियंस स्टोर पर शिफ्ट बाद में थी,